जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th की सिविक्स की फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग की बात करेंगे, यानी सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इस बात से समझिए एक एग्जाम्पल से कि अगर आप किसी को बराबर हक नहीं देते हैं तो वो बहुत बड़ा बवाल का रूप ले लेता है, झगड़ा का रूप ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से एक जमीन का बंटवारा करते हैं और 4 भाई एक तरफ है और 2 भाई एक तरफ है, तो जमीन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? जो 4 लोग हैं उन लोगों का। लेकिन अगर जो उसके गार्जियन है, अगर दोनों पक्ष में अगर बराबर बराबर तरीके से बांट दे तो झगड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है, विवाद फैलने का कोई चांस ही नहीं है। इसी प्रकार का कुछ कहानी यहाँ पर बेल्जियम में लिया गया है कि क्यों किसी भी देश के लिए सत्ता की साझेदारी होना यानी पावर शेयरिंग होना इक्वल पार्ट में ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो देयर इज अ फर्स्ट स्टोरी फ्रॉम द बेल्जियम। यहाँ पर पहला स्टोरी आपका लिया गया है बेल्जियम से। बेल्जियम का राजधानी आपका ब्रुसेल्स होता है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और इसकी जो सीमाएं जो टच करती सीमाएं को देख लेते हैं। इसका वेस्ट में फ्रांस है, इसका साउथ में लम्सबर्ग है और इसका ईस्ट में जर्मनी है और नॉर्थ में आपका नीदरलैंड है। तो नॉर्थ में कौन सा? नीदरलैंड। साउथ में कौन है? लम्सबर्ग। ईस्ट में कौन सा है? जर्मनी। और वेस्ट में कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका सबसे अधिक एरिया को कवर करता है। यहां पर जातीय बुनावट सबसे अधिक है। जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड है। यहां से देखिए ये नीचे वाला पार्ट जो साउथ का पार्ट होता है इसे बेलोनिया रीजन्स कहते हैं, यानी कि बेलोनिया इलाका कहते हैं। बेलोनिया इलाका में फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% लोग रहते हैं, जबकि ये नॉर्थ साइड में फ्लेमिश रीजन में लोग रहते हैं, यानी फ्लेमिश इलाका में लोग रहते हैं जो डच बोलते हैं। डच बोलने वाली संख्या यहाँ 59% है। तो समस्या यहां नहीं है। और 1% जो है वो आपका ये जर्मनी लोग बोलते हैं। ठीक है, समस्या कहां है? ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में समस्या क्या है कि यहां 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और यहां 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 80% अगर मेजोरिटी की यहां पर सरकार बन जाती है तो 20% जो डच भाषा लोग बोलते हैं इन लोग का जीना हराम हो जाएगा। और ये फ्रेंच वाले लोगों के लिए तो बढ़िया हो जाएगा क्योंकि फ्रेंच वाला लोग यहाँ वेल्दी भी है, अमीर भी है, लेकिन डच वाले मिडिल फैमिलीज बिलोंग करते हैं। इन लोग को रहना खाना कल्चरल सांस्कृतिक इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि यहां पर ना तो कल्चरल बढ़िया से हो पाएगा, ना ही यहां पर आपका कस्टम्स के लिए अच्छा, ना लैंग्वेज के लिए अच्छा, ना जॉब के लिए अच्छा, और ना ही अपॉर्चुनिटी किसी भी क्षेत्र में। ये जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी होगा ये मेजोरिटी के लिए होगा और माइनॉरिटी के लिए यहां पर इसका हक को मार दिया जाएगा। ठीक है, हेंस पावर शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। सिर्फ ये बेल्जियम की बात नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर सत्ता किसी एक बहुसंख्यक लोगों के हाथ में चला गया तो माइनॉरिटी का जीना हराम हो जाता है। ये चीज आप जानते भी है, इस चीज को आप महसूस भी कर। अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के बराबर की है, मतलब यहाँ 2 करोड़ यहाँ की आबादी पॉपुलेशन है, जबकि बेल्जियम की कितना थी? तो यहाँ पर 1 करोड़ से कुछ ज्यादा थी, यानी कि हरियाणा के आधे के बराबर है। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका की जो डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया के या फिर इसका लोकेशन देखेंगे तो इंडिया के साथ तमिलनाडु के साथ वाले पार्ट पे कुछ दूरी पर है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है ये ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को साउथ बोलेंगे, राइट हैंड को हम लोग ईस्ट बोलते हैं और लेफ्ट हैंड को हम लोग वेस्ट बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं, राइट हैंड को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड को हम लोग ईस्ट वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर इसका अगर देख ले कि कैसे कितने प्रकार के यहाँ लोग होते हैं, कौन कौन सी भाषा के बोलने वाले होते हैं, तो देखिए सिन्हला यहाँ पर जाती है, सिन्हली जाति। सिन्हली कास्ट जो है 74% है श्रीलंका में, जबकि तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, मैं यहाँ रेड पेंट कर देता हूं, तमिल बोलने वाले जो लोग हैं यहाँ पर 18% है। ये 18% है। ये बीच में जो है यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, और इसके कम से कम ये 13% यहाँ पर है। तो बात करते हैं आगे, देखिए सिन्हलिया 74% है, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले लोग 18% है और ईसाई आपके 7% है। तो ईसाई वाला जो पार्ट हो जाता है आपका ये साइड कुछ करोड़ यहाँ पर चलाते ये वाला साइड में। तो ध्यान दीजिए,
तमिल 18%, ईसाई 7%। अब तमिल बोलने वाले में से दो कैटेगरी है, एक जो श्रीलंकाई मूल के है, जो श्रीलंका के ही है, वो 13% है, और इंडियंस जो है वो यहां पर 5% है। तो श्रीलंका के जो लोग हैं वो 13% है, यानी श्रीलंका के मुसलमान 13% जो तमिल भाषा बोलते हैं, और इंडियंस जो औपनिवेशिक टाइम में यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में जब ये यहाँ से इंडिया से श्रीलंका गए थे तो वहां के बागानों में काम करने के लिए वहीं पर फिर बस गए, या फिर तो वहां से अगर जो रिटर्निंग आए तो शादी ब्याह करके जो लोग वहां रह गए उनके बाल बच्चे वहां पे रहने लगे, उनकी आबादी 5% है। उसके बाद क्या होती है, समस्या सिन्हला में नहीं, समस्या खड़ा हो जाता है यहाँ पर माइनॉरिटी का। आप देखिए किस प्रकार यहाँ माइनॉरिटी का चर्चा चल रहा था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फ्रेंच का अगर बन जाता, फ्रेंच यहाँ पर कितना था, 80% था ब्रुसेल्स में, अगर यहाँ पर बन जाती इसके सरकार तो यहाँ पर डच बोलने वाले लोगों को जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन इसका भी बात नहीं किया, इसके रिजल्ट के आगे हम बात करेंगे। एक मैंने आपको बेल्जियम के बारे में बताया, और अभी हम बताने जा रहे हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की आबादी कितनी है, 2 करोड़ के बराबर है, यानी हरियाणा के बराबर है, 2 करोड़ है। यहाँ पर 3 प्रकार के लोग रहते हैं, सिन्हेली रहते हैं 74%, तमिल बोलने वाले 18% है, और ईसाई बोलने वाले 7% है। तमिल बोलने वाले 2 कैटेगरी के, एक जो श्रीलंका के ही है और एक इंडियंस है। तो श्रीलंका के ही जो है वो 13% है और इंडियंस जो है वो 5% है। श्रीलंका को जो इंडिपेंडेंट मिली थी यानी फ्रीडम जो मिला था वो 1948 में हुआ था। श्रीलंका आजाद कब हुई थी, 1948 को। जब ये आजाद हुई थी तो यहाँ पर जो सबसे अधिक जो जातियां था, सिन्हला जाति जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, वो लोग चाहते थे कि हम मेजोरिटी की सरकार बनाए। और मेजोरिटी के दम पर होता क्या है, यहां पर जो होता है सिन्हली जो होती है मेजोरिटी की सरकार बना भी लेती है। तो मेजोरिटी जब सरकार बनती है तो आप जान सकते हैं जहां पर मेजोरिटी की सरकार होती है वह माइनॉरिटी की कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत सारा दिक्कत होती है। उसे सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उस ये सब देखते हुए क्या होता है, जब इसकी सरकार मेजोरिटी सरकार बन जाती है तो 1956 में मेजोरिटी को मध्य नजर में रखते हुए, ध्यान दीजिए बेवकूफियत क्या होती है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, मेजोरिटी को देख करके मेजोरिटी को खुश करने के लिए 1956 में एक एक्ट लाया गया। इस एक्ट में क्या किया गया कि सिन्हली एकमात्र राज्य भाषा बनाई गई, जबकि दरकिनार कर दिया गया किसको, तमिल को, है ना। सिन्हली को एकमात्र राजभाषा बनाया गया, और यहां पर चाहे यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट जॉब हो या फिर किसी प्रकार का सुख सुविधा की बात हो, सिन्हली जाति को ज्यादा से ज्यादा मिलने लगा, बौद्ध का बढ़ावा मिलने लगा, यानी कि 75% जिसकी संख्या उसको। सरकार यही तो गलती करती, मेजोरिटी को खुश करने के लिए उसके लिए कानून बना देते। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो श्रीलंका है ये बिना पैंदी का लौटा है, इसका हमेशा चक्कर आज की भी डेट में पूरे तरीके से बर्बाद हो गया यही वजह से। तो सिन्हली एकमात्र राजभाषा बनाया गया 1956 के एक्ट में। यहाँ पर बौद्ध को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी दिया गया, और इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए और भी इसको सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू से। जॉब की बात किया जाए तो यूनिवर्सिटी में हो या गवर्नमेंट में हो या किसी भी जॉब की बात हो, सभी प्रकार से यहाँ पर इन लोग को बढ़ावा दे दिया गया, यानी कि इन लोग को सपोर्ट किया गया। परिणाम क्या हुआ कि तमिलों को यह लगा कि हमारे साथ रुखसत की जा रही है, हमें दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ डिससैटिस्फैक्शन की भावना फैल गई किन लोगों के बीच में, तमिलों के बीच में। तमिलों की भावना को ठेस लगने लगा, क्योंकि सारा का सारा सपोर्ट जो जा रहा था वो सिन्हली जातियों की तरफ जा रहा था, सॉरी। फिर इसका होता क्या, वो देखिए, अब तमिलों को लगने लगा जिस प्रकार हमने स्ट्रगल किया है कि आजादी के क्रम में कि सभी यहाँ पर मिलजुल के लड़े हैं। अब होता क्या है, इन लोगों लगने लगा कि भाई साहब सिन्हली जो है या फिर हमारी जो सरकार वो हमारे साथ बेवफा हो गई है। अब बेवफा हो गई तो इन लोगों को जो भावना में, जो दिल में जो चोट लग गई, तो क्या होता है, इन लोगों ने ये समझ लिया कि राजनीतिक में हमें अधिकार तो मिल नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1956 में कानून बनाया गया तो इन लोगों को सपोर्ट सिन्हला को मिला, लेकिन तमिलों को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। और इन लोग को राजनीतिक अधिकार भी छीन नहीं लिया गया, बल्कि इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था।
इनको जॉब नहीं मिल पा रहे थे, इनके साथ भेदभाव हो रहा था और इनके साथ अनदेखी हो रही, इग्नोरेंस किया जा रहा था, इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा था जबरदस्त तरीके से। होता क्या, ये सब देखते हुए जब इन लोग अपनी बर्दाश्त मतलब एक क्रॉस लिमिटेशन जब क्रॉस हो गई, तो तमिल बोलने वाले लोग जो कि आपके कहां बसे हुए, देखिए नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा ये कहां बसे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, देखिए ये जो पार्टी नॉर्थ हुआ, ठीक है, और इधर को कहते हैं ईस्ट, ऊपर नॉर्थ ये ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक तमिल बोलने वाले लोग बसे हुए थे। ये अलग अलग गुट के भले थे, अलग अलग राजनीतिक दल के अलग थे, लेकिन इन्होंने एक संगठन बना लिया और बनाने के बाद फिर क्या होता है, इन्होंने मांग करना स्टार्ट कर दिया। क्या मांग करना स्टार्ट किया कि तमिल को भी राजभाषा में शामिल किया जाए, राजभाषा बनाया जाए। और क्या बोला गया, एजुकेशन चाहिए, जॉब चाहिए, वी नीड टू द राइट ऑफ द पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल राइट्स इन लोगों को चाहिए था, इन लोगों को रोजगार चाहिए था, इन लोगों को शिक्षा चाहिए था। इन सभी मांगों को लेकर के लोग क्या हुआ, एक दूसरे में टकराव की भावना, मतभेद की भावना स्टार्ट हो गया। तो सिन्हला में और ये 18% तमिल में इन लोगों में जबरदस्त रूप से टकराव होने लगा और टकराव होते जाता है और रिजल्ट क्या होता है कि यहां पर देखिए ये रिजल्ट क्या था, 1980 में अनेक संगठन और भी तैयार हो गए। और 1980 में जब ये संगठन तैयार हो गए, यानी कि तमिल का एक अलग ग्रुप बन गया, राजनीतिक पार्टी बना करके लोग आने लगे, तो जबरदस्त रूप से यहां बवाल मच गया। बवाल मचने के बाद क्या होता है, एक जबरदस्त इतने ज्यादा यहां पर संख्या में मतलब मौत, लाश से पर लाश बिछाई जाती है, जबरदस्त रूप से यहां टकराव होता है। कुछ इधर के भी लोग मारे जाते हैं, कुछ इधर के भी लोग मारे जाते हैं, और कुछ लोग यहां पर बेघर हो जाते हैं, कुछ इन लोगों का मतलब मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है जबरदस्त रूप से। और यहां पर बहुत अधिक नरसंहार किया जाता है, लोग अपने ही देश से दूसरे देश में भागने लगे, शरणार्थी बनने लगे। तो और क्या देखा जा सकता है लोग में, इसके परिणाम की चर्चा भी हम करते हैं। अब क्या होता है, इसके रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद उसके बेल्जियम का क्या रिजल्ट होगी, अभी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे इसकी परिणाम की क्या बात होती है। देखो 1980 के बाद श्रीलंका में गृह युद्ध, सिविल वॉर का बहुत ज्यादा संभावना बन गया, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ पर सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, वो अपने बारे में सोच नहीं सके, अपने ही देश में उन्हें भगाया गया, मारा गया, दूसरे देश में शरणार्थी बने। लेकिन बेल्जियम यहाँ पर ऐसा काम नहीं किया। बेल्जियम का टॉपिक बोलता है एकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम, यानी बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम क्या किया कि इसने श्रीलंका से अलग रास्ता बनाया, इसने मेजोरिटी माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इसने क्या सोचा, अपने देश के बारे में। जब देश के बारे में सोचेगा तो अपने व्यक्तिगत मामले में लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, इन्होंने अपने बेगानों को दूर करने के लिए, अपने झगड़ों को दूर करने के लिए सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय अंतरों को अपना लिया। यहाँ जितने प्रकार की संस्कृति है, धर्म है, मजहब है, कुछ भी है, सबको अपना लिया, सबको अपना लिया। और इस चीज को दूर करने के लिए, और मतलब बेगानेपन को और दूर करने के लिए 1970 टू 1993 1993 के बीच में 4 बार संविधान संशोधन किए। क्यों संशोधन किए, क्योंकि अपने को ठीक करने के लिए, अपने लोगों के में जो बेगानापन ना हो, रुखसत ना हो, इस चीज को दूर करने के लिए उन्होंने 4 बार संविधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। फिर क्या बोलता है, अब इस चीज को बनाने के बाद क्या होता है, बेल्जियम मॉडल आता है। क्या आता है, बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेल्जियम मॉडल मतलब ये केंद्र, यानी कि इसकी राजधानी, बेल्जियम की राजधानी कहां है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जो राजधानी है, यानी केंद्र की जो सरकार बनी है, यहां पर इस ब्रुसेल्स में दोनों प्रकार के लोगों को यहां पर बराबर बराबर हक मिलता है। एक तो डच और एक फ्रेंच। फ्रेंच 40%, डच यहां पर 59%। लेकिन राजधानी में डच बोलने वाले कितने, फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने थे, 80%, और डच बोलने वाले लोग कितने थे, तो यहाँ 20%। तो ये दोनों, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ब्रुसेल्स की बात हो रही है, सिर्फ राजधानी की बात हो रही है। 20% आपका डच, 80% आपका फ्रेंच, दोनों में बराबर बराबर मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, यानी डच भी बराबर, फ्रेंच भी बराबर, ठीक है। और अनेक शक्तियां दोनों इलाकों क्षेत्रीय सरकार को दे दी, मतलब जो भी केंद्र का यहां पर शक्ति है, जो सरकार की जो शक्ति होती है, वो फ्लेमिश इलाकों में और बेलोनिया में, दोनों में दे दिया। फ्लेमिश में, बेलोनिया में, दोनों दे, फ्लेमिश इलाका डच वाला, बेलोनिया फ्रेंच वाला, दोनों को दे दिया। यानी कि केंद्र सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है राज्य सरकार का।
अगर इसकी शक्ति चलेगी तो ये दोनों उसका समर्थन करेंगे, और ये अपना पावर दिखाएंगे तो ये उन लोगों का समर्थन करेंगे, मिल के रहने। हुआ क्या, राज्य केंद्र के अधीन नहीं रहा। ये जो राज्य हो गया, ये इसका अधीन नहीं रहा, ये अपने तरीके स्वतंत्र काम कर सकती है, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए। यहां पर केंद्र सरकार इसका कोई भी यहां पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर बोलता है क्या, ब्रुसेल्स में अलग सरकार बना। अलग सरकार बनने मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि बनता है, फ्रेंच और डच के सहमति के आधार पर। मतलब यहां पर ब्रुसेल्स में, यहां तो ये राज्य सरकार का अलग सरकार बन गई, लेकिन राज्य सरकार के बावजूद ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनती है। यहां पर पर्सनली राजधानी चलाने के लिए एक सरकार का गठन होता है। सरकार का गठन कैसे होता है, फ्रेंच वाले और डच वाले दोनों लोग अपने सहमति को बैठा करके, समझा करके, एक दूसरे की सहमति के आधार पर यहां पर एक सरकार का गठन करती है। सरकार के गठन करने के बाद फिर क्या होता है, सबसे बड़ी खासियत यहां पर ब्रुसेल्स की और बेल्जियम की, कि यहां इसने एक तीसरी सरकार का गठन किया। पहली सरकार राज्य सरकारें, दूसरी केंद्र सरकार, और तीसरी जिसको कहते हैं सामुदायिक सरकार, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो सिलेक्शन होता है, इलेक्शन जो होता है, वो तीनों पक्षों के लोग करते हैं, यानी डच बोलने वाले भी लोग, फ्रेंच बोलने वाले भी लोग और जर्मन भाषी के लोग, तीनों मिल करके सामुदायिक सरकार की निर्माण करती है। और यह सामुदायिक निर्माण का काम क्या होता है कि ये सांस्कृतिक एजुकेशन और लैंग्वेज जैसे मसलों पर, सांस्कृतिक शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर कोई विवाद हो जाता है, उस मसले को ठीक करने के लिए ये बेल्जियम की जो सरकार है, तीसरी सरकार, सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट, इस पर फैसला लेती है, एक्शन लेती है और आगे जाकर के ठीक करती है। यानी कि किसी प्रकार से कोई भी प्रकार का झगड़ा नहीं। इसका परिणाम क्या होता है, जिस प्रकार गृह युद्ध छिड़ गया है वहां पर, कहां पर, श्रीलंका में, लेकिन बेल्जियम में गृह युद्ध समाप्त। There is no any possibility, no any chance to create a civil war between among the peoples, right? तो किसी भी प्रकार का यहां कोई टेंशन नहीं हुआ, यानी कि सिविल वॉर का संभावना ही खत्म हो गया। अच्छा देखिए, सिविल वॉर का संभावना खत्म हो गया तो इसका परिणाम क्या होता है, जब यूरोपीय संघ बनाने के लिए, बेल्जियम का है, यूरोप में है, जब यूरोपीय संघ बनाने के लिए, जब यूरोप के कई सारे देशों ने संगठन तैयार किया, संघ बनाने के लिए एक जगह चुनने का बात आया, तो इसने ब्रुसेल्स को अपना मुख्यालय बनाया। देख कितनी बड़ी बात है, एक छोटा सा देश जिसके हरियाणा से भी कम की आबादी है, यानी आधे से कुछ ज्यादा है, हरियाणा का आधा है, ठीक है, ऐसे देश को पूरा यूरोप के देश इसको मुख्यालय घोषित करता है। इससे बड़ा किसी भी देश के लिए फख्र की बात क्या होगी कि सभी लोग जो मुझे दोस्त देते उससे ज्यादा मेरे को लोग तारीफ कर रहे हैं। ये होता है पावर, यूनिटी ऑफ द पावर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग दो प्रकार की कहानी देखें, एक श्रीलंका की कहानी, एक बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम में विविधता होने के बाद, डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहां पर यूनिटी, वी कैन से दैट डाइवर्सिटी इन द यूनिटी, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपका एक यूनियन देश बना। कौन सा देश बना, यूनियन देश बहुत ही ताकतवर होता है, ये अलग नहीं हो सकता है। तो यूनियन देश में गिनती आता है बाबू बेल्जियम का, भारत का और स्पेन का। फिर से बेल्जियम का, भारत का और स्पेन का, ये यूनियन कंट्रीज हो गया। फेडरल कंट्रीज कौन हो जाते हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी एक दो देश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देश टूट नहीं सकता है। लेकिन आप बात करेंगे अगर ये श्रीलंका की, तो क्या श्रीलंका यहां आगे चलने के लिए है तैयार? इसके लोग ही इतने ज्यादा गलत हैं कि अपने देश को लेकर चल ही नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है बाबू पावर शेयरिंग, सत्ता में बंटवारा होना चाहिए। सत्ता का फायदा क्या होता है, अपने लोगों में अगर बंटवारा हो जाए सही से तरीके से, अपने लोगों में कभी भी सिविल वॉर की संभावना नहीं बनती है, देश का डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ जय हिंद, मिलेंगे अगले चैप्टर में, धन्यवाद।